देखिए, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी जो इस चुनाव में सत्ता की तरफ देख रही थी, सभी का ये मानना था कि अगर डीएमके के खिलाफ जनता में माहौल है तो उसका डायरेक्ट फायदा एआईएडीएमके को होगा, ना कि विजय या फिर कोई तीसरी पार्टी को। लेकिन आज की घड़ी में ये 30 एमएलएज का टूट के अलग होना और उनका डायरेक्टली जो पार्टी सत्ता तक पहुंच गई है उसको सपोर्ट करना एक बात बताता है कि कितनी ये पार्टी इररिलेवेंट, मतलब वो मुख्य धारा में होने के बावजूद भी उसका खुद का जो वजूद है वो कहीं ना कहीं मिटता हुआ दिख रहा है। सिंपल सी बात है कि इससे पहले जब भी हमने एआईडीएमके डीएमके की बात करी, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स, ये दोनों पार्टियां द्राविडियन फोल्ड की जो दोनों पार्टियां उनके आपस के संघर्ष के लिए ही जानी गई। लेकिन ये विजय वेव इस बार तमिलनाडु में देखने को मिली और इस विजय वेव में अब एआईडीएमके पार्टी, उस पार्टी का कैडर, उस पार्टी के नेता, और कौन से नेता, सबसे इंपॉर्टेंट सीवी शनमुगम, ये एक ऐसे नेता है जब ईपीएस के बाद सबसे जो बड़ा कद्दावर नेता इस पार्टी में इनको माना जाता है। वेलुमणि एक और ऐसे नेता है कि जो यंग फेस, एक तरीके से बोला जाएगा कि एक नया फेस जो ईपीएस को काउंटर कर सकता है। तो इनका एक ही मानना था कि सबसे पहली बात, आपको बीजेपी एनडीए के साथ तमिलनाडु में जाने का जो भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसके बावजूद भी आप उनके साथ है। दूसरी बात, विजय वेव जो तमिलनाडु में चली है उसके साथ अपनी भी कश्ती उस दरिया में आपको जानी पड़ेगी, ले जानी पड़ेगी, ये इनका क्लियर था। लेकिन बात वैभव भाई तब बिगड़ी जब एआईडीएमके ने बैकडोर टॉक स्टार्ट कर दिए, मतलब बातचीत स्टार्ट कर दी डीएमके के साथ। बिल्कुल, जिस पार्टी से टूटकर आपकी पार्टी ने खुद का एक अस्तित्व ढूंढा, एक तमिलनाडु की राजनीति में खुद की जमीन बनाई, उस पार्टी के साथ जब फिर से मिलने की बात आई तो वो जो नेता है, चाहे वो सीवी शनमुगम हो या फिर वेलुमणि, उनका यही कहना है कि ये पार्टी की जो जमीन है उसके बिल्कुल विपरीत काम किया जा रहा है और अगर ऐसा हम करेंगे तो तमिलनाडु की राजनीति से हम बिल्कुल खत्म ही हो सकते हैं। इस वजह से जब आपको दिख रहा है कि यहां पर विजय वेव चल रहा है तो एक सिंपल ऑपोजिशन का अलायंस हो सकता था कि विजय को आप बाहर से क्यों ना सपोर्ट कर दे, लेकिन सपोर्ट तो कर ही दीजिए। लेकिन आपने एक डेथ ट्रैप की तरफ जाने की कोशिश की वो की सत्ता ने जिसको बाहर भेजा उस डीएमके पार्टी के साथ जाना। तो एक तरीके से विजय की वेव पार्टी में जो कोई सेंट्रल फिगर नहीं है, कोई लीड करने वाला व्यक्ति नहीं है जिसके पीछे लोग, जैसे डीएमके के पास अभी भी स्टालिन है, चाहे वो हार गए हो, लेकिन स्टालिन जो कहेंगे वो आखिरी शब्द होगा। दूसरी तरफ विजय है ही। तो एक तरीके से ये दो मेन फैक्टर्स मुझे लग रहा है कि इस वजह से एआईडीएमके में ये बड़ी स्प्लिट देखने को मिल रही है और भी इसमें ये आंकड़े जो है अभी 30 एमएलए ये बढ़ भी सकते हैं क्योंकि सत्ता के पास तो सभी जाना चाहते हैं वैभव भाई। बिल्कुल, 47 कुल विधायकों की संख्या है एआईएडीएमके के। अगर उसमें से 30 चले जाते हैं या उससे ज्यादा चले जाते हैं फिर तो दल बदल का कानून भी लागू नहीं होगा, यानी ये विधायक रह सकते हैं, ये अपनी एक पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं या खुद का विलय कर सकते हैं टीवीके के साथ। दोनों रास्ते इनके पास है, देखना होगा कि कौन सा रास्ता अपनाते हैं शनमुगम और वेलुमणि। इन दोनों के कंधों पर ही अब सब कुछ होने वाला है एआईएडीएमके की दूसरे धड़े का भविष्य। चलते शिवेन जी के पास। शिवेन जी, आपको क्या वजह नजर आ रही है? जैसा कि अभय भाई ने बताया कि डीएमके के साथ जो पर्दे के पीछे बात चल रही थी उसके वजह से एआईएडीएमके के बहुत सारे पुराने नेताओं को लगा कि भैया जिस पार्टी की स्थापना ही हुई थी डीएमके के विरोध में, उस पार्टी को आप डीएमके के साथ कैसे मिलाकर गठबंधन कर सकते हैं? क्या यही सबसे बड़ी वजह रही है जो टूट देखने को मिल रही है हमें तमिलनाडु की राजनीति में आज? देखो वैभव, कुल मिला के ये बताऊं, नेता चाहे उत्तर के हों, चाहे दक्षिण के हों, चाहे पूरब के हों, चाहे पश्चिम के हों, उनके लिए ये जो आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा कोई अंतर हो तभी होता है। राजनीतिक हित बिल्कुल एकदम उस आइडियोलॉजी से सध रहे हो तब वो उस पर चलते हैं। अभी क्या है, अभी ये चुनाव हार गए, लगातार चुनाव हारे। अभी तक क्या होता था, एक बार डीएमके, एक बार एआईडीएमके, एक बार इस तरीके से एआईएडीएमके चलता था। जयललिता के जाने के बाद से ही एआईएडीएमके में गुटबाजी रही। हालांकि 2022 में उन्होंने अपना एक गुट जो ईपीएस है उन्होंने हटा दिया, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं जीत हासिल करी। लेकिन अब उनके साथ ही ये जो अभी नाम बता रहे थे, क्या नाम है इनका, नाम जो है शनमुगम और वेलुमणि जी। शनमुगम, हाँ, इन लोगों ने अब इस बार किया क्या है, क्या तो 30 विधायक है, उनका मानना आइडियोलॉजी नहीं है, उनका मानना ये है कि अगर हम अभी सत्ता में शामिल नहीं हुए तो हमारे राजनीतिक हित और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हताश हो सकते हैं और व्यवसायिक हित भी। एक मैं
एक मैं वहां के बहुत ही जो है प्रतिष्ठित पेपर है, उसको पढ़ रहा था काफी समय पहले। तो उसमें यही एक बयान है और ये उन्होंने समझा है, उनकी खोज है। कह रहे हैं कि इनके राजनीतिक ही तो व्यवसाय के दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि सत्ता से दूर रहना इन 30 नेताओं को मंजूर नहीं था। सबसे बड़ी बात ये है, जो आइडियोलॉजी की बात वो नहीं है। और जिस तरह जब हम बात कह रहे थे ना कि जब बीजेपी कई बार मौका देती है सत्ता बनाने का, तो सत्ता में जिसके पास, जिसको बुला लेती है अपने पास, राज्यपाल बुला लेते हैं कि भाई आप जो है समर्थन हासिल कर लिए। देखिए वही हो रहा है इस समय। टीवी के जरूर सत्ता में है, लेकिन बहुत ही साधारण उसके पास बहुमत है। और वो भी कैसे जुटाया है, तमाम शर्तों के साथ। आपने देखा, एक बार जाते हैं, फिर उन्हें भेजा जाता है, फिर 2 लोग मीटिंग करती है एक बिल्कुल, पार्टी, चौथी बार फिर राज्यपाल से मुलाकात करते हैं तब बात जी। बन पाती है। तो यानी कि टीवी के पास भी एक बहुत समर्थन, बहुत मजबूत समर्थन नहीं है। वो अभी बहुत, उसकी बैसाखी भी कमजोर है। और यही पर इन 30 विधायकों को उम्मीद जगती है। पुराने सत्ता में रहने वाले हैं, सत्ता का आनंद भोग चुके हैं, सत्ता का, तो ये उनके लिए, उन्होंने इसको ये माना कि अब हम 5 साल और सत्ता से अगर दूर रहते हैं तो फिर हमारे लिए उस तरह से सरवाइव करना पॉलिटिकली और व्यवसायिक में, दोनों में नहीं रहेगा। इसके बाद में एक और चीज है यहां पर, आप इसमें बीजेपी का वहां विधायक एक जरूर है, लेकिन जो मैंने लोगों से समझा है, बीजेपी के लिए भी इसका टूटना, एआईएडीएमके का टूटना, उनके सबसे महत्वपूर्ण एलआई का टूटना उनके लिए फायदेमंद है। क्यों? बिल्कुल, इस पर शिवेन जी, इस पर बात करेंगे सर। ये हमारी बहस का एक बड़ा विषय ये भी होने वाला है। इस पर हम आएंगे कि किस तरह बीजेपी के हाथ होने की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन अभी हम एआईएडीएमके को लेकर ही बात करें तो अभय भाई, एआईएडीएमके को क्या अब हम खत्म मानकर चलें? क्योंकि जो दूसरा धड़ा होगा उसके पास विधायकों की संख्या तो बहुत कम होगी, और विधायकों की संख्या ज्यादा नहीं होगी, और 5 साल तक अभी विपक्ष में बैठना भी है। तो कैसा भविष्य आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये भी देखना जरूरी होगा कि ये 30 विधायक क्या एआईडीएमके खुद ही क्लेम करेंगे कि नहीं, क्योंकि सिंपल बात ये भी है कि वो ईपीएस को कहेंगे कि जयललिता जाने के बाद ओपीएस और ईपीएस, ये 2 बड़े नेता थे, उनका अपना सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। इस सत्ता संघर्ष की 2022 में, जैसे सर ने बताया, वहां पर एक वो अंजाम तक जाके पहुंचा और ईपीएस ने पार्टी के ऊपर अपना वो पूरा होल्ड जो है मजबूत किया। लेकिन अब ईपीएस को यही कहा जाएगा कि देखिए, कैडर में कहिए या फिर नेताओं में कहिए, हम दोनों या फिर जो अभिनेता जो सत्ता में जाना चाहते हैं उनका फोल्ड ज्यादा मंजूर या फिर मजबूत है। तो एक तरीके से ये भी देखना होगा कि जरूरी नहीं, हम अभी ये नहीं मान सकते कि डायरेक्टली ये लोग एआईडीएमके से हटकर डायरेक्टली अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे या फिर विलीन होना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी के वक्त में उनको भी ये पता है कि वो चुनकर अभी भी एआईडीएमके के सिंबल पर ही आए हैं। इसका मतलब एमजीआर उनका जो फोटो है, जयललिता उनका जो फोटो है, लेकिन भविष्य की राजनीति में जो सेंट्रल फिगर था, अब तमिलनाडु को नया एमजीआर या फिर एक नया एक स्टार फेस मिल चुका है। वो विजय, वो कहीं नहीं जाने वाला। अगले 20-30 साल तक उनका जो एक ये वेव रहेगा, उसकी धीरे धीरे जो एक तरीके से वो परतें खुलती रहेंगी और हमें देखने को मिलेगा कि वो अपना होल्ड इस पॉलिटिक्स में और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो एआईडीएमके अगर लॉन्ग टर्म सोचा जाए तो ये जरूर कहेगा कि कोई पार्टी खत्म नहीं हुई, स्पेशली ऐसी पार्टी एआईडीएमके जैसे, जिसने सत्ता में इतने साल भी गुजारे और अभी भी ग्राउंड लेवल पर उनका फोल्ड पूरा खत्म नहीं हुआ है। देखिए, इतनी वेव में जहां पर स्टालिन खुद की सीट हारते हैं, जहां पर मेन विपक्षी जो भी लोग होंगे या फिर बड़े जो कद्दावर नेता, कई सारे मंत्री हार गए, उसी वक्त इन ये जो 47 विधायक यहां पर सामने आए, इसका मतलब ये है कि पार्टी का अभी तक वो जो जमीन है वो पूरी उनसे छीनी नहीं गई है। इस वजह से एआईडीएमके पूरी खत्म होगी क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो इररिलेवेंट होगी क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विजय एक तरफ से होंगे। अभी देखिए, स्टालिन थोड़ा अभी सदमे में दिख रहे होंगे आपको, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला है कि 6 महीने का समय हम विजय को देंगे, 6 महीने के बाद वो अग्रेसिवली इसे टैकल करना स्टार्ट कर देंगे। खास तौर पे ये देखना होगा कि एआईडीएमके एनडीए के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एनडीए के साथ मिलकर वो राजनीति शुरू करना चाहेंगे तो ये तमिलनाडु ने क्लियर कर दिया है कि जो भी बीजेपी या फिर एनडीए के साथ खड़ा रहेगा वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु की सत्ता से तो दूर रहेगा। और सर ने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा था, जो उनके बिजनेस पर्सपेक्टिव है या फिर बिजनेस इंटरेस्ट है। तमिलनाडु की आप पार्टी में देख लीजिए, विजय की पार्टी में आपको इतने करोड़पति नेता मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि
चलिए ठीक है, हमने वो देख लिया कि अपने ड्राइवर के बेटे को उन्होंने एमएलए बना दिया, लेकिन तमिलनाडु की पार्टी में बड़ा पैसा, मोटा पैसा रखने वाले सारे लोग हैं और इनका मोटा पैसा गवर्नमेंट टेंडर्स, गवर्नमेंट के साथ क्लोज रहना, इस वजह से होता है। तो एआईडीएमके का वजूद तब तक बिल्कुल रहेगा जब तक वो सत्ता के क्लोज रहेंगे। इसी वजह से ये 30 नेता सत्ता के क्लोज भी जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एआईडीएमके बाहर से सपोर्ट दे या फिर सत्ता में शामिल हो जाए, क्योंकि अगर वो बाहर से सपोर्ट देंगे, जैसे सर ने बताया, इस जो गठबंधन अभी विजय ने सत्ता के लिए बनाया है उसकी नींव मजबूत नहीं है। तो एआईडीएमके एक समय में जैसे कांग्रेस ने चरण सिंह हो गए, बाकी सारे लोगों को बाहर से सपोर्ट देके उनकी सत्ता के ऊपर पूरा कब्जा रख दिया था जी, उसी तरीके से एआईडीएमके वो चाल खेलना चाहता है। और मुझे तो ये लगता है कि एआईडीएमके के लिए ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन भी है, क्योंकि नहीं तो ऑपोजिशन में तो मेन पार्टी डीएमके होगी, आप ऑपोजिशन में बैठ के आप तो खुद का वजूद ही पूरा मिटाते बैठेंगे वहां पर जाकर। बिल्कुल, आपको बता दें कि एआईएडीएमके का गठन 1972 में हुआ था। एमजीआर पहले डीएमके में हुआ करते थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। 72 में गठन हुआ, 77 में आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ था तब पहली बार सत्ता का स्वाद मिला था एआईएडीएमके को। फिर लगातार वो सत्ता में रही 1 दशक तक। एमजीआर मरते दम तक, यानी 1977 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 87 में जब उनका निधन होता है तब तक वो सीएम रहते हैं। उनका निधन होता है तो पार्टी में पहली बड़ी बगावत देखने को मिली थी। उस वक्त क्या हुआ था कि जयललिता, जो एमजीआर की बहुत खास हुआ करती थी, और एमजीआर की जो पत्नी थी जानकी रामचंद्रन, उन दोनों के बीच में टकराव होता है पार्टी को लेकर, और इस वजह से 2 गुट बन जाते हैं। और बाद में, हालांकि 2 साल बाद ही दोनों गुट का विलय हो जाता है, दोनों साथ में आ जाते हैं। जयललिता की ताकत बढ़ जाती है, वही पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ले लेती हैं। फिर 2017 में एक और बगावत हुई थी, जब जयललिता की 2016 में मौत होती है। 17 में, जैसा कि अभय आपने बताया, शिवेंद्र सर ने बताया कि पलनीस्वामी और पनीर सेल्वम, इन दोनों के बीच में सत्ता की लड़ाई होती है कि जयललिता का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। शशिकला का जी बिल्कुल, शशिकला और उनके जो भतीजे हैं टीटीवी दिनाकरन, उनका भी काफी अहम रोल रहा था। तो काफी संघर्ष होता है। इसमें क्या होता है, पार्टी और कमजोर हो जाती है। 2018 में टीवी दिनाकरन अलग हो जाते हैं, अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। इनकी जो पार्टी बनती है वो भी एआईएडीएमके के वोट ही खाती है, अपना तो कोई अलग से वोट लाती नहीं वो। इसके अलावा फिर क्या होता है कि ईपीएस की ताकत जब मजबूत होती है पलनीस्वामी की, तो पनीर सेल्वम अलग हो जाते हैं। इस बार वो डीएमके के चिन्ह पर विधायक चुने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब जाकर 2026 में एक और बगावत हमें देखने को मिल रही है चुनावी नतीजों के बाद में। तब आते हैं बीजेपी के वाले मुद्दे पर, क्योंकि शिवेंद्र जी, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था एआईएडीएमके ने, और बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि अमित शाह की बेहद करीबी भी है पलनीस्वामी। जब विवाद हो रहा था एआईएडीएमके में तो अमित शाह ही सब कुछ मैनेज कर रहे थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। कैसे फायदा मिलेगा बीजेपी को इस टूट से, आप जो बता रहे थे बात? बिल्कुल, बीजेपी वाली हम बात करते हैं, लेकिन अभय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, उसको भी हम कर देते हैं। यहाँ पर जो हम टूट की बात जिस तरह कह रहे हैं, अभी इन्होंने क्या करा है, एक बहुत ही पॉलिटिकल लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है। जो 30 विधायकों का दल है उसने क्या कहा है कि एसपी बेलूमणि जो हैं वो हमारे विधायक दल के नेता होंगे। यानी कि अगर इसमें क्या है, ना तो स्पीकर की कोई समस्या आती है, ना टूटने का, ना कोई चीज नहीं आती है, क्योंकि नियम तो यही है ना कि जो ज्यादा विधायक चाहेंगे वही विधायक दल का नेता होगा। तो अभी ये एक तरीके से पार्टी के सारे विधायकों से बुराई लेना या टूटने जैसा सिस्टम नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं, जमीन पे संदेश ये दे रहे हैं। देखिए, 2 मकसद हो गए, राजनीतिक मकसद हो गया, व्यवसायिक मकसद हो गया, और अपनी आइडियोलॉजी को बनाए रखने का जनता में सिस्टम हो गया। भाई हम जीत, ज्यादातर विधायक ये चाहते हैं कि भाई टीवीके में जाओ। इससे होता क्या है, जो छोटा तो कार्यकर्ता नीचे तक का होता है उसमें एक तरीके से एनर्जी आ जाती है सत्ता की। लोग अब बड़े नेताओं में तो व्यवसाय का गया, छोटा नेता क्या चाहता है, मेरी सत्ता आए, मैं लोगों के काम करा पाऊं। ऐसे भी मान लो जो छोटे छोटे नेता होते हैं ना गली मोहल्ले के, वो लोगों से वादा करके वोट मांगते हैं। तो सत्ता जब आती है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ताकत, हालांकि इनको मंत्री पद वगैरह नहीं, बाहर से समर्थन की बात हो रही है। यहाँ 2 लोगों के नहीं शिवेंद्र जी, ये भी बातें हो रही हैं कि मंत्री बनना भी चाहते हैं ये लोग। कई तरह की बातें हो रही हैं, अभी कुछ भी साफ नहीं है। विजय, अभी साफ नहीं है, लेकिन अभी की तक की जो बात है, अभी मंत्री पद का क्लियर कुछ नहीं है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप वो सब हासिल कर लेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.